आज का टॉपिक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। आज हम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कैसा न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम इंटरनल फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरैक्शन होता है और इंटरैक्शन किस वजह से होता है? मास की वजह से हो सकता है, चार्ज की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है। हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। इनके बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो वे एक दूसरे को फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, यानी कि 1 जितना फोर्स 2 पर एग्जर्ट करता है, 2 भी उतना ही फोर्स 1 पर एग्जर्ट करता है। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। सो 1 का फोर्स 2 पर एक्ट करता है, 2 का फोर्स 1 पर एक्ट करता है। दोनों फोर्स सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करता है। और दूसरी बात, फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट। सो ये बेसिक्स ऑफ फोर्स है जो कि हम जानते हैं। फोर्सेस जो है दो बॉडी का इंटरेक्शन के बीच में होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स है। अगर हम दोनों को मिला के सिस्टम ले लेते हैं, दोनों को, तो ये फोर्सेस इंटरनल हो जाता है। और इंटरनल फोर्सेस का सम, बिकॉज ये पेयर्स में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इनका सम हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो अगर हम दोनों को मिला के ले लेते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, न्यूटन सेकंड लॉ जो है इस तरह से है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये न्यूटन सेकंड लॉ। जब हम दोनों को मिला के सिस्टम ले लिए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के नहीं लेते हैं, अगर हम सिस्टम में इधर इसको लेते हैं या उसको लेते हैं, दोनों को मिला के नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स F2 है जो कि उसने एग्जर्ट किया। तो इसके ऊपर जो फोर्स F2 है वो ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग एग्जर्ट किया, तो ये फोर्स इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है। और इसका इक्वेशन हो जाएगा F2 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। हम जब कभी कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस है आर ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसके ऊपर जो फोर्सेस होता है वो उसके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स के चलते होता है। तो उन सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं उनका वेक्टर सम ले लेते हैं और हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर लेते हैं, F इक्वल टू ma। तो ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्सेस डिपेंड करता है चॉइस, आपके चॉइस के ऊपर। आपने जब दोनों को मिला के सिस्टम लिया था तो फोर्सेस इंटरनल हो गए। जब दोनों को आपने अलग अलग लिया तो इसको आपने जब लिया तो इसके ऊपर जो फोर्स 1 2 के चलते एग्जर्ट हुआ है, ये इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स चॉइस ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपने सिस्टम किसको लिया। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखते हैं।
एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ है मान लेते हैं 1 मीटर और मास मान लेते हैं 4 kg। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, मास 4 kg, और हमने ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई किया, हमने ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई किया 48 न्यूटन। सो इसको हम दो तरह से कंसीडर करते हैं। पहले एज ए होल हम सिस्टम ले लेते हैं। हमने ऊपर की ओर अप्लाई किया 48 और इसका वेट इफेक्टिवली यहां से ले सकते हैं mg यानी कि 40। सो नेट फोर्स हो गया ऊपर की ओर 48, नीचे की ओर 40। नेट फोर्स हो गया F माइनस mg इक्वल टू me। सो ऊपर की ओर 48 है, नीचे की ओर 40 है, इज इक्वल टू me, यानी कि एक्सेलरेशन निकल गया 2। अब हमें कहा गया कि फाइंड टेंशन इन द रॉड। अब हमें कहा गया फाइंड टेंशन इन द रॉड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। यहां पर टेंशन निकालने के लिए कहा गया। अगर हम पूरा रॉड को एक सिस्टम लेते हैं तो यहां जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है, हम टेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टेंशन निकालने के लिए हमें यहां तक को एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसके बाद जो पोर्शन है इसको एक अलग ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर इसको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बाकी जो 80 सेंटीमीटर है इसको अलग ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। हमने अप्लाई किया 48, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और ये जब ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। इसके अलावा इसका अपना वेट है, से इसका मास m1 है तो वेट हो गया m1g, और इसका मास सपोज m2 है तो इसका वेट हो गया m2g। तो न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका मास निकाल लेते हैं। हमारा टोटल लेंथ कितना है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर के लिए मास है 4 kg। इसको यूनिफॉर्म लेते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो 100 सेंटीमीटर का मास है 4 kg, तो 20 सेंटीमीटर का मास कितना होगा? सो 20 इंटू 5, सो इट्स 0.8 kg होगा। सो ऊपर का मास कितना हो गया? 0.8 kg। सो ये वाला मास 0.8 kg हो गया। टोटल मास 4 kg था, ऊपर अगर 0.8 kg हो गया तो नीचे वाला मास हो जाएगा 4 माइनस 0.8 यानी कि 3.2 kg। हमें टेंशन निकालना है। टेंशन अंदर का फोर्स था, एज ए होल अगर हम लेते तो टेंशन अंदर का फोर्स था, हम नहीं निकाल पाते, इसलिए एज ए होल 1 ऑब्जेक्ट नहीं लेके इसको 2 ऑब्जेक्ट मान लिए। 20 सेंटीमीटर को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, बाकी 80 को 1। सो इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब ये ऊपर की ओर जा रहा है ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। अब हमारे लिए 2 सिस्टम है, ऊपर एक सिस्टम है, नीचे एक सिस्टम। हम किसी को भी यूज कर लें। चलिए पहले ऊपर वाला पार्ट को यूज कर लेते हैं। तो ऊपर वाला में ऊपर F ऊपर की ओर है, m1g नीचे की ओर है, t नीचे की ओर है। सो F माइनस m1g माइनस t इक्वल टू m1a। सो F हो गया आपका 48, इसका मास 0.8 है, g को 10 ले लेते हैं, 0.8 इंटू 10 8, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला कितना था 2। सो t हो जाएगा
48 माइनस 8 40, और यहाँ पर 0.8 इंटू 2, 0.8 इंटू 2 1.6, सो 40 माइनस 1.6, टी उस तरफ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 40 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा 38.4। चलिए लोअर साइड, लोअर वाला पार्ट को लेके ऑब्जर्व करते हैं। लोअर वाला पार्ट में ऊपर की ओर t है, नीचे की ओर mg है, सो t माइनस mg इक्वल टू ma। इसका मास 3.2 है, सो वेट हो जाएगा इंटू 10 32। एक्सेलरेशन कितना निकला था 2, तो 3.2 इंटू 2 6.4, सो 32 प्लस 6.4 यानी कि 38.4। सो यहां पर हमने रॉड के अंदर फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया। तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, किसी फोर्स को एक्सटर्नल या इंटरनल लेना आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पूरा को अगर सिस्टम ले लिया तो ये अंदर में जो भी टेंशन है वो सब इंटरनल हो गया, जहां पर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको निकालने के लिए कहा गया यहां पर टेंशन, तो आप क्या करेंगे, आप चॉइस चेंज करेंगे। आप इसको सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, यहां तक को एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद को एक ऑब्जेक्ट लेंगे, तो फिर इसके द्वारा एग्जर्ट किया गया फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल है, इसके द्वारा एग्जर्ट किया गया इसके ऊपर एक्सटर्नल है। तो जब हमने पूरा को एक देखा तो टी जो था इंटरनल था, जब इसको हम अलग अलग देखें तो ये इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया जो कि उसके लिए एक्सटर्नल है, वो इसके ऊपर एग्जर्ट किया जो कि इसके लिए एक्सटर्नल है। तो ये एक लीनियर मोशन है। चलिए एक सर्कुलर मोशन में देखते हैं, रोटेटरी मोशन में देखते हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड है, मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसको यहां पर एक वायर है, वायर में एक रिंग लगा दिया मान लेते हैं। रिंग लगा के ऐसा हम रिवॉल्व कर रहे हैं, रिंग से अटैच करके स्मूथ सरफेसेस है। क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं। ग्रेविटी रहने से एक एंगल पे रोटेट करेगा, ग्रेविटी नहीं है तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन ला सकते हैं। तो हमने इसको ऐसा घुमा रहे हैं, तो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स का वैल्यू क्या है। अगर हम इस रॉड को एज ए होल एक सिस्टम लेते हैं, तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया इसको घुमाने के लिए, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो फोर्स क्या हो गया, F मास। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, सेंटर का एक्सेलरेशन निकालना है इसका। सो एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r, सेंटर का रेडियस। सेंटर का रेडियस क्या है, ये अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास जो है L/2 होगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका m ओमेगा स्क्वायर L/2। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल फोर्सेस निकालते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरा को एज ए सिस्टम लिया तो अंदर में जहां कहीं टेंशन था वो सब इंटरनल फोर्सेस है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0 हो गया, नेट फोर्स सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स रहा। लेकिन अगर हमें कहा गया कि फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x, अब क्वेश्चन बदल दिया गया है, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x, यहां टेंशन निकालने के लिए कहा गया एट ए डिस्टेंस x, यहां पर टेंशन निकालने के लिए कहा गया। तो एज ए होल हमें 1 यूनिट नहीं ले सकते, उससे हमको टेंशन नहीं निकलेगा।
क्योंकि एज ए होल अगर हम लेते हैं तो टेंशन जो है इंटरनल फोर्सेस, हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। यहां तक को एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहां हमने फोर्स अप्लाई किया F, x तक को एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और बाकी टोटल लेंथ L था, तो ये अगर x हो गया तो ये हो गया L माइनस एक्स। दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो जब हमने इसको घुमा रहे हैं तो इसको अगर हम अलग लेते हैं तो हमारा आर्गुमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। जब हम इसको घुमा रहे हैं, ये पार्ट जब घूमने लगा, ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। वो इसको पुल किया, ये भी इसको पुल करेगा। थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं ताकि देख सके ठीक से। ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जो फोर्स है दोनों को अगर हम अलग अलग ले लेते हैं तो ये जो फोर्स है जो कि इसने इस पर एग्जर्ट किया, एक्सटर्नल हो गया। उसी तरह ये जो फोर्स इस पर एग्जर्ट किया, उसके लिए एक्सटर्नल हो गया। तो फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं, F माइनस टी, इसका मास मान लेते हैं m1 है। सो F माइनस टी नेट फोर्स इज मास m ओमेगा स्क्वायर r cm। सो F ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, कितना निकाले थे, m ओमेगा स्क्वायर L/2। इसका मास निकालेंगे। मास कैसा निकालेंगे, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो लीनियर इक्वेशन यूज कर लेते हैं। लेंथ L का मास m है तो x का मास हो जाएगा m/L इंटू एक्स। तो ये मास हो जाएगा आपका m/L इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, और इसका सेंटर, ये लेंथ x है तो सेंटर हो जाएगा x/2। सो टेंशन कितना निकला, m और ओमेगा स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं, L/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2L। 2L एलसीएम चला जाएगा। सो ये हो गया टेंशन। अगर हम उसको लेके निकालते, इसको सेकंड पार्ट को लेके निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, तो इस पार्ट में सिर्फ फोर्स है T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना होगा, इसका लेंथ है L माइनस एक्स, टोटल लेंथ L था, ये x है, तो सेकेंड पार्ट का लेंथ हो जाएगा L माइनस एक्स। इसका मास कैसा निकल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू इट्स लेंथ, और एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर RCM। इसका सेंटर निकालेंगे, यानी कि ए वाला पॉइंट। यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां तक का डिस्टेंस L है, तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इस साइड तक का डिस्टेंस x है, दूसरा एंड का डिस्टेंस L है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा L प्लस एक्स बाई 2। सो m/L इंटू L माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, सो R हो जाएगा L प्लस एक्स बाई 2। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि T हो गया m/2L, ये 2 इधर आ गया, m/2L ओमेगा स्क्वायर L माइनस एक्स इंटू L प्लस एक्स, यानी कि ये हो गया L स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमने रोटेटरी मोशन में देखा, पिछली बार एक लीनियर मोशन में देखा, और दोनों बार हमने देखा जब इंटरनल फोर्सेस हम निकाले तो हमारे पास दोनों ही केस में दो चॉइस था।
पिछला केस में भी अपर ब्लॉक का चॉइस था, लोअर ब्लॉक का चॉइस था। यहाँ पर भी हमारे पास दोनों चॉइस था, हम इस साइड ब्लॉक वाला पार्ट को भी ले सकते थे, उधर वाला पार्ट को भी ले सकते थे, और दो ऑप्शन था। अब हम एक कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक या दो क्वेश्चन ऐसा करते हैं जहाँ पर सिर्फ या तो एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं या फिर इंटरनल फोर्स निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह से है, एक टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन, छोटे बच्चे लोगों का जो खिलौना होता है, ट्रेन होती है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में घूमती है, उस ट्रेन की बात करते हैं। एक टॉय ट्रेन है, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आपको ठीक से दिखे मैं इसको वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये टॉय ट्रेन है जिसका लेंथ जो है इक्वल टू सेमी सर्कुलर लेंथ है, मतलब ये ट्रेन है, इसका लेंथ पाई आर है, आर यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, और ये घूम रही है विथ कांस्टेंट स्पीड भी घूम रही है। और आपको निकालना है कि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है। अभी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं। ये टॉय ट्रेन है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, और हमें पूछा गया है कि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, इसका सेंटर शायद यहां कहीं होगा। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए सेंटर का फॉर्मूला है, सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ये 2r/π होता है, RCM। तो सेंटर यहां पर है, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट में ही लाई करे, ऑब्जेक्ट के बाहर भी लाई कर सकता है। तो यहां इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है इस डिस्टेंस पे होता है 2r/π। हमें पूछा गया कि व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है ω² r। ओमेगा क्या होता है, v/r, v/r, एंड RCM कितना है 2r/π। सो फोर्स कितना निकल गया, r कट जाएगा, 2mv²/πr, एक r कट जाएगा। सो ये आपका फोर्स, नेट फोर्स। तो ये क्वेश्चन है, यहां पर हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए कहा गया, हमने इस तरह से निकाल लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर सिर्फ इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए कहा जाएगा। एक रिंग है, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में कुछ एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, और ये घूमने लगता है, लेकिन सेंटर इसका रेस्ट में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0। रिंग को आपने कुछ एंगुलर वेलोसिटी देकर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में छोड़ दिया। सो सेंटर इसका रेस्ट में, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0, और हमें कहा गया कि फाइंड टेंशन इन द रिंग। यहां पर भी वैसे ही कुछ करते हैं, बेटर व्यू के लिए वर्टिकल प्लेन में ले लेते हैं, अगर ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देते हैं फर्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये घूम रहा है, इसमें आपको टेंशन निकालने क्या है। टेंशन हर जगह है, एज ए होल देखेंगे तो वो इंटरनल फोर्सेस है, उनका सम 0 है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, सो एक्सटर्नल फोर्स 0। लेकिन हमें टेंशन निकालने के लिए कहा गया, और हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है। न्यूटन्स लॉ जो है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के लिए। तो एक छोटा सा
एलिमेंट ले लेते हैं जिसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, तो हमारे लिए छोटा सा एलिमेंट सिस्टम रह गया। ये छोटा सा एलिमेंट सिस्टम है। बाकी जो है ये हमारे लिए बॉडी 1 है, ये हमारे लिए बॉडी 2 है। ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, इन टर्न वो भी इसको पुल करेगा। उसी तरह दूसरी तरफ ये वाला पार्ट इसको पुल करेगा और ये भी इसके ऊपर पुल करेगा। हमें क्या लेना है, फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू सराउंडिंग। इसका सराउंडिंग जो है ये इसको पुल कर रहा है। इसका सराउंडिंग इधर भी ये है, ये इसको पुल कर रहा है। सो फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स इन इट्स सराउंडिंग। तो ये दोनों को हमको लेना है। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। तो फोर्सेस जो है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको खींचा, तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। उसी तरह ये पार्ट इसको खींचा और हमारा डिस्कशन सिर्फ ये है। सपोज इसका लेंथ L है और ये सेंटर में सपोज एंगल थीटा बनाता है और ये घूम रहा है। तो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये टेंजेंशियल है, एंगल 90 डिग्री है। ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो गया θ/2। ये θ/2 है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस θ/2। हेंस ये एंगल θ/2 हो जाएगा, θ/2। सेम आर्गुमेंट दूसरी तरफ कर सकते हैं। ये 90 है, ये हाफ एंगल θ/2, ये 90, सो ये एंगल हो गया 90 माइनस θ/2। हेंस ये एंगल हो गया θ/2। डी को रिजॉल्व कर देते हैं। नियर टू थीटा कॉस थीटा होता है, अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरह इस टी को रिजॉल्व कर देते हैं। नियर टू थीटा कॉस θ/2, अवे फ्रॉम थीटा साइन θ/2। सो ये कॉस कंपोनेंट्स जो है सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसल आउट हो गया। सो हमारे पास सिर्फ फोर्स रह गया साइन कंपोनेंट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स रह गया साइन कंपोनेंट। इसका मास एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका मास सपोज m' है। इसका मास हम कैसा निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। पूरा सर्कल का लेंथ हो जाता है 2πr इंटू इसका लेंथ मान लेते हैं l। एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आपका ω² या v²/r, कोई भी आप ले सकते हैं। सपोज एंगुलर स्पीड दिया गया है ω, तो हम ω² ले लेते हैं। सो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यानी कि एंगल बहुत छोटा है। सो जब एंगल बहुत छोटा होता है, स्मॉल एंगल्स के लिए हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अगर थीटा रेडियन में है तब साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली हम थीटा ले सकते हैं, प्रोवाइडेड थीटा इज इन रेडियन। तो यहां पर इसको हम θ/2 ले लेते हैं, r कट जाएगा, टू कट जाएगा। अगर थीटा रेडियन में है तो थीटा कैन बी गिवन एज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो एल कट जाएगा, सो ये एक क्वेश्चन था जहां पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। एक रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस में घूम रहा था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 था और हमें कहा गया कि इंटरनल फोर्स निकालने के लिए। तो जैसे कि हमको मालूम है इंटरनल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं निकाला जा सकता है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लाना चाहिए।
और हमारे पास हमेशा ये चॉइस है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पूरा को एज ए सिस्टम लिया तो सभी फोर्स इंटरनल हो गया, लेकिन ये स्मॉल पोर्शन को एक सिस्टम और रिमेनिंग को एक सिस्टम लिया तो रिमेनिंग जितना इस पर एग्जर्ट करेगा ये भी रिमेनिंग पर उतना एग्जर्ट करेगा। और हमें चाहिए था फोर्सेस ऑन द बॉडी, तो इसके ऊपर फोर्सेस इसके द्वारा, वो फोर्सेस लिए और सर्कुलर मोशन का इक्वेशन निकाले, लिख लिए और टेंशन निकाल ली। ओके, थैंक यू।